आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने राजनीति में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने आज लोकसभा में वो बिल पेश कर दिया जिसमें यह प्रोविजन है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति किसी मामले में 30 दिन के लिए जेल जाता है तो उसकी कुर्सी खुद ब खुद चली जाएगी। क्योंकि अभी तक कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर किसी गंभीर इल्जाम में किसी सरकार का मुखिया या कोई मिनिस्टर जेल जाता है, लंबे वक्त तक जेल में रहता है, उसे कोर्ट से जमानत भी नहीं मिलती और वो इस्तीफा भी नहीं देता, तो ऐसे में क्या किया जाए? जेल में बंद मुख्यमंत्री या मंत्री को कोई बर्खास्त नहीं कर सकता। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. कोई कोर्ट उसे पद से हटा नहीं सकता। सवाल यह भी था कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है? क्या जेल में बैठकर मंत्रालय का कामकाज निपटाया जा सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब इस बिल में दिया गया है जो आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया। क्योंकि इस तरह के बदलाव के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, इसीलिए इस बिल को 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का नाम दिया गया है। इस बिल को दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास करना होगा। लेकिन आज जब बिल सदन में पेश हुआ, उस वक्त विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सवाल यह कि विपक्ष को इस कानून पर क्या एतराज हो सकता है? क्या विपक्ष चाहता है कि दागी मुख्यमंत्री भी कुर्सी पर बैठा रहे, जेल में बैठकर सरकार चलाता रहे? विपक्ष के विरोध के तर्क क्या हैं? सरकार ने इसका क्या जवाब दिया? आज विपक्ष की तरफ से अमित शाह पर कैसे पर्सनल अटैक किया गया और अमित शाह ने कैसे करारा जवाब दिया, यह सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह बता देता हूं कि अमित शाह ने जो 3 बिल आज पेश किए, उनके खास प्रोविजन क्या है। आज अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए। विपक्ष की नारेबाजी के बीच अमित शाह ने कहा कि इन बिल्स के पास होने के बाद कोई भी जेल से सरकार नहीं चला सकेगा। ये बिल जब कानून बन जाएंगे तो प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ केंद्र और राज्यों के मंत्रियों की जवाबदेही तय हो जाएगी। जनता को साफ सुथरी, करप्शन फ्री और ट्रांसपेरेंट सरकार मिलेगी। असल में इन बिल्स में यह प्रोविजन है कि अगर किसी नेता के खिलाफ ऐसे आरोप में मामला दर्ज होता है जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो, तो आरोप लगने के बाद अगर वो व्यक्ति 30 दिन तक जेल में रहे तो फिर वो चाहे प्रधानमंत्री हो, राज्य का मुख्यमंत्री हो, केंद्र में मंत्री हो, राज्य में मंत्री हो, यूनियन टेरिटरी में मिनिस्टर हो, तो उसे तुरंत इस्तीफा देना होगा। और अगर वो रिजाइन नहीं करता तो राष्ट्रपति या राज्यपाल उसे बर्खास्त कर देंगे। इन बिल्स में यह प्रावधान भी है कि अगर हटाए गए मुख्यमंत्री या मंत्री बाद में बरी हो जाते हैं या उन्हें कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो वो फिर से मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकते हैं। अभी तक आमतौर पर यह होता था कि जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री किसी मामले में अरेस्ट होते थे तो वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को भी जब ईडी ने गिरफ्तार किया, वो जेल जाने के बाद भी मंत्री बने रहे और कोई उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं कर सका, क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। इसी कमी को दूर करने के लिए मोदी सरकार अब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाई है ताकि अब कोई जेल से सरकार न चला सके। अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में 39th संशोधन करके प्रधानमंत्री को किसी भी कानूनी कार्रवाई के दायरे से बाहर कर दिया था। लेकिन नए अमेंडमेंट बिल में प्रधानमंत्री को भी इसके दायरे में रखा गया है। यानी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर मंत्री, अब कानून के सामने सब बराबर होंगे। दागदार होने पर सबको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और टीएमसी समेत सभी विरोधी दलों ने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया। मनीष तिवारी, केसी वेणुगोपाल,
धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी, शताब्दी रॉय और विरोधी दलों के तमाम सांसदों ने कहा कि सरकार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हड़बड़ी में यह बिल लेकर आई है। उन्होंने कहा कि यह बिल संविधान के खिलाफ है। इसका मकसद राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारों को गिराना है। इससे कानून के बुनियादी उसूल इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का वायलेशन होता है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद वेल में आ गए। ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस के कुछ सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ फेंकी। इसी हंगामे के बीच कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार यह दावा कर रही है कि यह बिल राजनीति में नैतिकता को बढ़ावा देगा, मॉरलिटी को लाएगा, लेकिन अमित शाह जब खुद गुजरात के होम मिनिस्टर रहते हुए अरेस्ट हुए थे तब उनकी मॉरलिटी, उनकी नैतिकता कहां चली गई थी। क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने व्यक्तिगत हमला किया तो अमित शाह ने बिना देर के तुरंत जवाब दिया। अमित शाह ने कहा, जिन आरोपों के आधार पर कांग्रेस की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उन इल्जामों को कोर्ट ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहकर उन्हें बाइज्जत बरी किया। लेकिन जैसे ही उन्हें अरेस्ट किया गया था, उन्होंने उसी वक्त जेल जाने से पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था और तब तक कोई संवैधानिक पद नहीं लिया जब तक वो कोर्ट से बरी नहीं हो गए। Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। हालांकि विरोधी दलों के नेताओं की टेंशन अलग है, अलग किस्म डर हैं। विरोधी दलों को लगता है कि इस तरह का कानून बनाकर बीजेपी विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का इंतजाम कर रही है ताकि किसी भी विपक्षी दल के मुख्यमंत्री या मंत्री को फर्जी केस में गिरफ्तार कराकर उस राज्य की सत्ता पर काबिज हो जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि असल में ये बिल्स भारत में लोकतंत्र के खात्मे की शुरुआत है, जिसमें कानून के ड्यू प्रोसेस को खत्म करके अदालत के फैसले से पहले ही किसी को दोषी घोषित कर दिया जाएगा। गवर्नर्स के पास बेहिसाब अधिकार होंगे, जांच एजेंसियों का राज आ जाएगा। वो बीजेपी के इशारे पर किसी भी विपक्षी सीएम को गिरफ्तार करके उसकी सरकार गिरा देगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी आज वैसा ही भारत बना रहे हैं जैसा हिटलर ने जर्मनी का हाल किया था। ओवैसी ने कहा यह बिल भारत को पुलिस स्टेट में तब्दील कर देगा। आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर ये उसमें उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, गवर्नर को आप इख्तियार दे रहे हैं, गवर्नर आप अपॉइंट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है। इन तीनों बिलों के जरिए एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा कि वो खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का,
तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर 30 अंदर बीएनएस में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं। ये कहना ठीक नहीं है कि जेल जाने पर अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया तो उसकी सरकार गिर जाएगी। हमारे सामने हेमंत सोरेन का एग्जाम्पल है। उनके खिलाफ करप्शन के इल्जाम लगे, नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दिया, जेल चले गए, इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह उनके साथी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। दिल्ली में भी अगर केजरीवाल इस्तीफा दे देते तो वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, और ये उन्होंने जेल से आने के बाद किया। जेल के भीतर रहते करते तो और अच्छा होता।